नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आज हम ट्वेल्थ की सिलेबस का एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसकी पहली इंट्रोडक्टरी पार्ट को ले लेंगे। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा कंसेप्ट को थोड़ा सा सरल भाषा में और थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स ना करते हुए आसान तरीके से कैसे समझेंगे, उसी हिसाब से हम सिलेबस को लेंगे, जिससे जो पढ़ रहे हैं 11th-12th वो तो समझेंगे और कोई भी देखे वो भी थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को समझ सके। तो उस पॉइंट पे एंट्रेंस तक भी कराएंगे, बट सिंपल से स्टार्ट करके वहां तक जाएंगे। तो चैप्टर हमारी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चैप्टर है हमारी, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने अल्फाबेट के एरा देखा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के नाम है। हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के विषय में इनिशियली हम मान लो जानना चाहें तो अर्ली ग्रीक थिंकर को जाता है जो ह्यूमन के हेल्थ के रिलेटेड में कॉन्शियस थे, लाइक हिप्पोक्रेटिस की समय की बात। वो कहते थे कि गुड ह्यूमर होता है। गुड ह्यूमर माने बेटर बैलेंस बिटवीन द मेंटल स्टेटस एंड द फिजिकल बॉडी। उनके हिसाब से एक बेटर मेंटल स्टेटस जरूरी होता है ताकि वो बेटर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल हेल्थनेस को मेंटेन करे। उनकी ये भी सोच थी कि एक बेटर मेंटल स्टेटस जो है वो बॉडी के अंदर कुछ गुड केमिकल प्रोड्यूस करेगा, गुड रसायन प्रोड्यूस करेगा, जिससे हार्मोन से रिलेटेड जो मॉडर्न साइंस बाद में पता लगाया, जिससे एक बेटर फिजियोलॉजी और हेल्थ मेंटेन होगी। हमारी इंडियन आयुर्वेद में भी ह्यूमन हेल्थ को लेकर एक बहुत डीप स्टडी किया गया है, बहुत डाइवर्सिफाइड, जिसको हम देसी दवाइयाँ कहते हैं, देसी प्रैक्टिसेस कहते हैं। वेद की घर हर गांव में हुआ करता था। अश्विनी कुमार स्वर्ग के वेद बोला जाता है। सुश्रुत, एक्चुअली सुश्रुत संहिता में ह्यूमन आयुर्वेद के विषय में हमारे वेदों में भी लिखा गया है। बहुत सारी जड़ी बूटी की पहचान, तरह तरह की बीमारियों के बारे में आपने तो देखा होगा। रामदेव जी उसी को कितना एक्सप्लोर करके अपना करोड़ों की कंपनी खड़े कर दी पतंजलि के नाम पे। तो ह्यूमन की जो सुश्रुत की बनाई गई जो इक्विपमेंट सर्जरी का, वो आज भी मेडिकल सर्जरी जो यूज होने वाली इंस्ट्रूमेंट है उसी का एक मॉडर्न रूप है। सुश्रुत जो हमारी इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम में है, उनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है। उन्होंने पहले राइनोप्लास्टी किए थे, नाक की सर्जरी, जिसमें वो एंटीकोएगुलेंट के रूप में हीरोडिन प्रोवाइड किए थे, जो जोंक की सलाइवा में पाया जाता है, जोंक जो ब्लड सकर एनिमल। ठीक है, तो उसके आयुर्वेद में क्या कंडीशन थी, हेल्थ को लेकर क्या एस्पेक्ट थी, उनकी कहना था ह्यूमन 3 कैटेगरीज में बटे हुए थे। बात, पित्त एंड कफ। बात मैंने एयर रिलेटेड प्रॉब्लम, एयर मानी जो ब्रीदिंग एयर नहीं, ब्रीदिंग एयर जो बॉडी के अंदर तक कोने तक पहुंचते, माने ऑक्सीजन, प्राण वायु जिसको कहते हैं, प्राणायाम वगैरह रिलेटेड टू दैट। तो उस रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिससे एनर्जी, लेथर्जी, इस तरह की परेशानी आएगी, लेजीनेस फील होगी, एनर्जी की कमी होगी। पित्त, पित्त मीन्स बाइल जो लीवर प्रोड्यूस करती है, जिसका रंग नॉर्मली येलोइश और ग्रीनिश या येलो ग्रीन मिक्स्ड होनी चाहिए। तो उसमें बात पित्त एंड कफ, पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होगी। तो और कफ रिलेटेड मतलब जिनको एलर्जी की सिम्टम्स। तो 3 प्रकार के व्यक्ति जिनमें 3 तरह की बीमारियां ज्यादा हो सकती थी, उसी हिसाब से वो कैटेगराइज करके ट्रीटमेंट की शुरुआत करते थे। इसमें बोला गया कि ब्लैक बाइल किसी किसी के शरीर में मान लो हो जाता है, काला रंग की बाइल जो कि येलोइश ग्रीनिश होनी चाहिए, तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आम व्यक्ति से थोड़ा हायर रहेगी हल्का सा, और उसको शरीर नहीं लगेगी कितना भी खाए, और उसको अक्सर बीमारी पकड़ लेगी। तो ये बोला गया। लेकिन विलियम हार्वे एक एनाटोमिस्ट है, फिजियोलॉजिस्ट है, वो जब आए उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी जो उन्होंने की, उन्होंने थर्मोमीटर प्रयोग करके देखा कि एक्चुअल ऐसा नहीं है कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में टेम्परेचर की कोई एलिवेशन होता है। थोड़ा सा मामूली सा फर्क होती है ओवुलेशन के टाइम पे फीमेल में, एक दिन का, कुछ घंटों का, बट बाकी वैसे ओवरऑल टेम्परेचर बॉडी में सेम। तो इसीलिए जो गुड ह्यूमर कंसेप्ट थी विलियम हार्वे के द्वारा वो डिस्कार्डेड कर दिया गया। तो क्या हुआ, विलियम एक था ग्रीक की, पहली अर्ली थिंकिंग थी ग्रीक की, तो उसमें थी गुड ह्यूमर। गुड ह्यूमर मतलब गुड ह्यूमर की जो
बुनियादी बातें वो आज भी मेडिकल साइंस मानते हैं। बेटर मेंटल स्टेटस चाहिए, बेटर फिजिकल बॉडी, और इंडियन आयुर्वेद में पहले ये कंसेप्ट है। ठीक है, क्या कंसेप्ट है हमें देखना है। ब्लैक बाइल के विषय में। ब्लैक बाइल मीन्स हाई टेम्परेचर रहेगा बॉडी में, नॉर्मली एलिवेटेड टेम्परेचर रहेगा और नॉर्मली फीवर उनको रहेगी। ठीक है, लेकिन विलियम हार्वी इसको डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद हमारी बुक में कंसेप्ट आती है WHO जो बता रहा है कि हेल्दी पर्सन हम किसको कहते हैं। हेल्दी कहते हैं ना, हेल्थ इज सुपीरियर देन वेल्थ, इफ हेल्थ इज ओके देन वेल्थ इज। क्योंकि इंसान जब बीमार पड़ता है, कभी हम देखे हैं बीमारी की हालत में सारे जहाँ ये जो आप यूट्यूब देखते हैं या इतना अटैचमेंट है आपकी मीडिया इंस्टाग्राम के साथ और बाकी फ्रेंड सर्कल के साथ, खाने तरह तरह की फूड के साथ, मान लो आप बहुत ज्यादा फूडी हैं तो आप देखेंगे कि बीमारी के हालात में आप कुछ नहीं ढूंढते। आप मान लो हॉस्पिटल में पड़े हैं और आप तब कुछ नहीं ढूंढते हैं, ये सब चीजें आप भूल जाते हैं कि ये भी सब है। तो इसीलिए आपके लिए, एक बीमार व्यक्ति के लिए, ये सारी दुनिया माइनस हो जाती है कि डिलीट हो जाती है या उसके ऊपर एक पर्दा डल जाती है। अब हम उस WHO की जो प्रमाणित जो डेफिनेशन है हेल्थ की, वो क्या कहता है। WHO कहता है कि एक हेल्दी पर्सन इज हेल्दी व्हेन हिज और हर क्या फिजिकल हेल्थ भी है, ओके, फिजिकल मेंटल, ठीक है, व्हेन हिज और हर क्या फिजिकल मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट आर गुड और हेल्दी, गुड और हेल्दी, तभी जाके किसी व्यक्ति को संपूर्ण हम हेल्दी बोलेंगे। तो इसमें फिजिकल हेल्दी का मतलब जब हम सोचते हैं कि अभी फिलहाल हमारे पास कोई बीमारी, मत मुझे कोई बुखार नहीं है, अभी कोई लूज मोशन नहीं हो गया, ना मलेरिया हुआ है, तो अभी फिजिकली मैं बीमार नहीं, तभी फिजिकली मैं फिट भी नहीं हूं, जरूरी नहीं कि फिट हूं, बीमार नहीं हूं, इन्फेक्शन नहीं है, जरूरी नहीं कि मैं फिट हूं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या उस व्यक्ति का बॉडी की हाइट के हिसाब से वजन सही है, क्या उस व्यक्ति का सारे अदर पैरामीटर्स जो है बीपी ये सब चीजें ठीक है, कोई विटामिन कोई मिनरल की डेफिशिएंसी तो नहीं, कोई चीज ज्यादा तो नहीं, इन्फेक्शन नहीं होना खाली फिजिकल हेल्थीनेस में नहीं आती है, बाकी BMI वगैरह सब कुछ मिलाकर फिजिकल हेल्थ के लिए तो हमारी सारे जो क्लिनिक्स हॉस्पिटल हम देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो मेनली फिजिकल हेल्थ की कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करते हैं। हम फिजिकल हेल्थ के लिए तो जाते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए है, साइकेट्रिस्ट हैं, चीजें हैं, लेकिन कम है, मिनिमल है, उसमें जाना भी लोग नहीं चाहते जबकि बीमार हैं। तो WHO कहता है कि फिजिकल हेल्थीनेस भी ओके चाहिए और मेंटल हेल्थीनेस भी ओके चाहिए। अब सड़क में चलते 10 व्यक्ति को देखेंगे तो 8 उसमें मेंटल अनहेल्थीनेस में गुजर रहे होंगे। हम भी मेंटल अनहेल्थीनेस में दिन भर में नहीं तो 10 मिनट 20 मिनट चिढ़ जाते हैं, जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, दूसरों से अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, अपने को कमतर समझने की बहुत ये साइकोलॉजिकल बहुत डिसऑर्डर चल रहा है, साइकोसिस, न्यूरोसिस, सिजोफ्रेनिया, एक पागलपन से पहले वाली स्टेज है जिसमें जो किताब पढ़ लेगा उस हिसाब से वो उसकी दुनिया देखने लग जाएगी। और एक आता है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, देखे होंगे बच्चे जो है, जिस बच्चे को बचपन में अटेंशन प्रॉपरली नहीं मिला हो, वो बाइक में कुत्ते वाला हॉर्न लगा देगा ताकि वो बजाए तो लोग उसको अटेंशन दे देखें। तो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डेफिसिट डिसऑर्डर, अपने पर्सनालिटी को किसी हीरो, किसी स्टार या बढ़िया पर्सनालिटी से कमजोर, या स्किन रंग को लेकर, या पिंपल्स हो गया उसको लेकर। मेरे एक स्टूडेंट पिंपल्स को लेकर बड़ा डिप्रेशन में चल रहा था कुछ दिन, जबकि वो टेम्पोरली हार्मोनल इम्पैक्ट था। तो ये सब जो है वो मेंटल हेल्थीनेस की बात है। मेरी कॉम्प्लेक्स है तो इसको मानता नहीं जिसको बीमारी है, ये तो सबसे बड़ी परेशानी। दूसरा है, तीसरा है सोशल। सोशल मतलब वो हमारे बिहेवियर कैसा है समाज के साथ, मतलब है कि क्या हम कोई गुण टाइप का है, हफ्ता वसूली कर रहे हैं या लूट मार कर रहे हैं, या हमें देख के समाज एक तरह की सोचता है कि ये इनके पास नहीं जाना चाहिए।
मैंने सोसाइटी तो बनी है टुगेदरनेस के लिए, लेकिन हम डिस्ट्रक्टिव सोच की, डिस्ट्रक्टिव फोर्स की टाइप की, मतलब एक डॉक्टर है लेकिन उसका मेन मकसद है कि कैसे पेशेंट के बिल बनाए, लंबा करें, चाहे किसी का कोई मर जाए वो करे, उसके साथ ट्रीटमेंट को ध्यान ना दे, ध्यान दे कि मेरा पैसा कितना अर्निंग होगी। वो है वो सोशल अनहेल्थीनेस, या किडनी चोरी कर रहा है। मैं खाली डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हर फील्ड में इस तरह की है। तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थीनेस चाहिए, तब जाके WHO की पैमाने में हम बोलेंगे कि पर्सन जो है हेल्दी है। ठीक है, अब हम दो बातें को और जाएंगे कि फिजिकल हेल्थ की इस चैप्टर में हमें चर्चा करना है, तो फिजिकल हेल्थ को एलाबोरेशन होना है इस चैप्टर में, मेंटल हेल्थ इस चैप्टर में नहीं है, थोड़ा ड्रॉप से लास्ट में। तो फिजिकल हेल्थ जो है किन किन कारणों से डिस्टर्ब हो सकती है, डिजीज किसको कहते हैं, डेविएशन फ्रॉम द प्रॉपर फिजिकल हेल्थ कंडीशन, उसको कहते हैं डिजीज। तो हाउ फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब, how physical health affected. Physical health can be affected by genetical region, genetical or congenital defect, and infections both by parasites or by pathogens. Next, improper food, lifestyle related प्रॉब्लम। तो ये सारे जो 3 एस्पेक्ट हैं, इससे फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जेनेटिकल, कोई खानदानी बीमारी चली आई, खानदानी बीमारी जैसे मान लो आप, हम लोग जेनेटिक्स में जानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीन में डिफेक्टें चली आ रही, हीमोफीलिया हो सकता है, कलर ब्लाइंड्स हो सकता, जो कलर को डाइसफर नहीं कर पाते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उस तरह की बीमारी, कोई वेरी डेंजरियस, वेरी फैटल हो सकता है, और कोई माइल्ड प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज द जीनेटिकल डिफेक्ट। वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कोई जीन के डिफेक्ट नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति पैदा होते समय माँ के पेट में ही कोई मदर की बॉडी का केमिकल हो, हार्मोन हो, या जैसे हाइपोथायराइडिज्म बहुत सारे डिफॉर्मिटी कर देगा एम्ब्रियो, ग्रोइंग एम्ब्रियो पे, इवन पे ग्लाइसेमिक, जो जेस्टेशनल ग्लाइसेमिक जो प्रेगनेंसी के समय में हो जाता है, और किसी किसी को उससे पहले भी डायबिटिक फीमेल होता है, साथ में जब प्रेगनेंसी में जाती है तो एडिशनल जेस्टेशनल डायबिटिक बहुत ज्यादा, क्यों डायबिटिक का इम्पैक्ट क्यों होता है, डायबिटिक समय में मेडिकेशन टैबलेट्स वगैरह सब नहीं ले पाते प्रेगनेंसी के समय में कोई भी। तो इसीलिए जो इलेवेशन होती है ब्लड ग्लूकोज लेवल का, उसका इम्पैक्ट होती है बच्चे का डिफॉर्मिटी, और भी बहुत सारे केमिकल जिनको हम टेराटोजेंस कहते हैं, जो मदर की बॉडी से जब बच्चे का फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो होता है तो उसमें कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई प्रॉब्लम, फॉर्मेशन में प्रॉब्लम करते हैं, ये पैदा होते समय प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल डिफेक्ट। तो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट उसी व्यक्ति में हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। और है इन्फेक्शन तो हम भुगते हैं, वायरल हो जाती है, कोविड अभी गया हमें पता है, बाकी डेंगू का फेज ये भी चल रहा है थ्रू आउट पूरी नॉर्दर्न और काफी एरिया इंडिया के अभी। तो क्या है कि वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, टाइफॉइड्स हैं, बैक्टीरिया की टाइफॉइड है, फंगस की बीमारी जो दाद खाज खुजली होती है, ये सब है। पैथोजेंस और पैरासाइट में अंतर, पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी को चुनता है अपने लाइफ साइकिल की पूर्ति करने के, जीवन चक्र को कुछ पूरा करने के, उसका पूरा या कुछ हिस्सा होस्ट की बॉडी की सहायता से, हेल्प से कंक्लूड करने के, पूरा करने के। जरूरी नहीं है कि बीमारी करे, लेकिन कर भी सकता है। कभी कभी पैरासाइट एक्टो रहता है बाहर, एक्टो पैरासाइट रहता है, तो जरूरी नहीं कि पैरासाइट हमेशा होस्ट को बीमार करे, लेकिन कर भी सकता है। बट पैथोजन सिर्फ बीमार ही करता है, दोनों में अंतर ये है, पैथोजन सिर्फ बीमार करता है और पैरासाइट जो है बीमार कर सकता है, कर नहीं भी कर सकता, इस तरह की भी है। तो पैथोजन जो होते हैं वो भी कई कई कैटेगरीज के हैं, अपनी हमारी बुक में जो है हम जानते हैं कौन कौन कैटेगरीज है। एक तो है बैक्टीरियाज, जिससे टाइफॉइड है, निमोनिया है, टिपिकल जो निमोनिया होता है वो बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और टिपिकल निमोनिया जो कोविड के समय में हो जाती थी
वो वायरस से हो सकते हैं, प्रोटोजुआ से, किसी से भी हो सकते हैं, वो और टिपिकल निमोनिया है। तो एक तो बैक्टीरिया है, और टेटनस जो हो जाती है वो भी बैक्टीरिया है, और लेप्रोसी जो हो जाती है, बॉडी कोड़े की बीमारी कहते हैं, वो भी बैक्टीरिया है। तो दूसरा है वायरसेस। वायरसेस तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वायरसेस की खुद की सेल नहीं होती है, तो एंटीबायोटिक से क्योर नहीं होते। नेक्स्ट है फंगस। फंगल में ज्यादातर दाद, खाज, खुजली डिजीज है, फंगल एंड प्रोटोजुअन्स। मलेरिया हो गया, प्रोटोजुअन्स एंड वर्म्स, हेलमेंट्स डिजीज, हेलमेंट्स वर्म्स, जो पेट की कुर्मी होता है, कीड़े होते हैं जिनके लिए हम डीवर्मिंग का टैबलेट देते हैं, सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट देता है और प्राइवेट में हम लोग देते हैं। तो हेलमेंट्स, ये सारे पैथोजेंस। पैथोजेंस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा पैथोजन कौन सी पैरासाइट भी वो है, दे आर को-इवोल्व्ड। को-इवोल्व्ड मतलब उनकी होस्ट और उनकी जो पैरासाइट हो या पैथोजन हो वो साथ साथ इवोल्यूशन हुई, को-इवोल्व्ड। क्योंकि जो होस्ट है वो पैथोजन से, पैरासाइट से बचने के लिए तरकीब इजाद किया है, डेवलप किया है, और वो पैथोजन और पैरासाइट उस तरकीब को इनोवेट करने के प्रोसीजर अपनाए हैं। तो इसके लिए दोनों के बीच में साथ साथ पैरेलल इवोल्यूशन हुई है, को इवोल्यूशन हुई है। इसीलिए जो पैथोजेंस होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक होस्ट होगी, दो होस्ट होगी, तीन होस्ट, बट स्पेसिफिक होगी, बट बहुत सारे नहीं होती, दो तीन होती, नॉर्मली एक ही ज्यादातर मिलेगी, वन पैथोजन वन होस्ट। ठीक है, खाली होस्ट स्पेसिफिक नहीं होती, होस्ट की बॉडी में भी किस जगह पे वो इन्फेक्शन करेंगे, उस एरिया, उस ऑर्गन के प्रति भी उनको थोड़ी पता है कि ये रमेश चंद्र अग्रवाल जी के शरीर में जा रहा, नहीं। वो जो है बॉडी के अंदर पर्टिकुलर अंग की, वहां की जो पीएच है, कंडीशन है, एंजाइम्स हैं, उसके साथ अडेप्टेड है। तो बॉडी में कहां से भी घुसे, बॉडी उनके लिए तो बड़ा सा फोर्ट जैसा, किला जैसा है। तो वो बॉडी को आज ए होल पूरा थोड़ी बैक्टीरिया देख रहा है कि ये फलाना गुरुजी आ रहे हैं या भाई साहब आ रहे हैं। वो तो बॉडी के अंदर अजय जैसे हर जगह ग्रो कर, वहां ग्रो कर रहा है। तो बॉडी के अंदर वो कहीं भी एंटर करे, बॉडी के अंदर भी पर्टिकुलर अंग में जाके एस्टेब्लिश, उसके साथ वो अडेप्टेड है, नॉट पूरा बॉडी के साथ। तो इसीलिए वहां के पीएच और टेम्परेचर और कंडीशन के साथ अडेप्टेड है टू द स्पेसिफिक। जैसे हेपेटाइटिस कैसे भी शरीर में घुसे, एस्टेब्लिश लीवर में होगा। टाइफाइड कैसे भी शरीर में घुसे, एस्टेब्लिश इंटेस्टाइन में होगा। समझ रहे, अलग अलग जगह है ना, अलग अलग पैथोजन का। तो ये हमने यहां तक हमने आपको बताया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कुछ साधारण बीमारियां। हालांकि बीमारियों की कॉमन ह्यूमन डिजीजेस का चर्चा मैंने सिलेबस में किया है, जिससे हमें कुछ बीमारियों के बारे में पता लग जाए। पता तो हमें है, लेकिन सिलेबस किसी को पता ना हो या इतना गहराई से हम सोचे ना हो, तो इसलिए सिलेबस कुछ एग्जाम्पल देना चाहता है, जिसको हम कह रहे हैं कॉमन ह्यूमन डिजीजेस। ठीक है, कॉमन ह्यूमन डिजीजेस। इसमें पहले बैक्टीरियल डिजीज के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो क्या डिजीज हमें पता है, हमें हम खुद भुगते हैं लाइफ में। अभी तक कई सारी बारी हमने हॉस्पिटलाइज हुए हैं, बड़ी सिवियरिटी को झेले हैं, और कुछ हल्का फुल्का बीमारी भी हमें हुआ है, और हमारी नियर एंड डियर में भी हुआ है। हमें नहीं हुआ तो उनको हुआ, ये सब हम देखे हैं, झेले हैं। तो कई लोग हमारी हम जान गंवाए हैं उसमें। तो हम तरह तरह की बीमारी जानते हैं, जितना सिलेबस दे नहीं सकता। सिलेबस में इतना नहीं है जितना हम जानते हैं या हमारी हमें हो चुका है। तो इसीलिए सिलेबस सिर्फ कुछ पार्ट में जाते हैं। जब हम बीमारी किसी भी बात करेंगे तो पहले पॉइंट होगा कि कॉजल एजेंट कौन है। कॉजल एजेंट मतलब कर कौन रहा है बीमारी, वो पैथोजन का नाम क्या है, कॉजल एजेंट। नेक्स्ट मोड ऑफ स्प्रेडिंग, वो बॉडी में घुसता कैसे है, एंटर कहां से करती, पानी से, फूड से, किसी वेक्टर से। देखो बीमारी दो प्रकार से, एक व्यक्ति, ये बीमारी की दो श्रेणी है कि कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा सकता है, वो भी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट कांटेक्ट से या इनडायरेक्ट थ्रू वेक्टर वगैरह। और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में होते हैं जैसे HIV भी कम्युनिकेबल है, बाकी टाइफाइड वगैरह कम्युनिकेबल है, मलेरिया कम्युनिकेबल है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल जैसे किसी को BP है, शुगर है, किसी को थायराइड है ना, वो सारे जो है कैंसर नॉन कम्युनिकेबल।
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं जा सकते। तो अब हम जो डिजीज की, किसी भी डिजीज को जब आप स्टडी करेंगे तो आप पहले कॉजल एजेंट देखेंगे, फिर देखेंगे मोड ऑफ स्प्रेडिंग कैसे बॉडी में आता है, फिर होता है कि बॉडी में गेस्टेशनल पीरियड एंड लोकेशन। गेस्टेशनल पीरियड मतलब आने के कितने दिन बाद सिम्टम्स स्टार्ट करेगा और कहाँ रहता है। सिम्टम्स होता है क्या, पैथोजेन ने शरीर के अंदर जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डैमेज किया, उस डैमेज को हम कुल मिला के सिम्टम्स कहते हैं। तो सिम्टम्स आने का मतलब ऑलरेडी डैमेज हैज बीन स्टार्टेड, डैमेज शुरू हो गई। नेक्स्ट हमें देखनी है कि भाई टेस्टिंग डायग्नोस कैसे करेंगे, और ट्रीटमेंट भी आता है। कई बीमारी हम सिलेबस में कुछ में है, कुछ में नहीं है, कुछ में डायग्नोसिस है, कुछ में नहीं है, लेकिन ये सारे भाग से किसी बीमारी को कंप्लीट हमें जान सकते हैं। तो कॉजल एजेंट, मोड ऑफ स्प्रेडिंग, गेस्टेशनल पीरियड एस्टेब्लिशमेंट एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये जो है, और प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट की पार्ट में हम प्रिवेंशन भी जोड़ सकते हैं। तो ये 5 चीजों पे हम किसी बीमारी का कंप्लीट स्टडीज करेंगे। इसमें फिर आगे एक एक करके हम चैप्टर लेंगे। ये हमारी पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो था, कैसे लगा आप लोग बताएंगे। और मैं ये कोई कमर्शियल पर्पज के लिए बना ही नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट शुरू कर रहा हूँ कि जब पढ़ा ही रहे तो हम सोचे कि कई सारे कॉमन टॉपिक जो मिथ रिलेटेड टू बायोलॉजी कई सारे लोग समझ सकें, तो इसलिए हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, बाय बाय।